हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह। कैरियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग गणित में कक्षा 10 गणित में एक नया चैप्टर हम लेकर आए हैं। जब भी आप लोगों के बीच में आते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष लेकर आते हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ये होता क्या है। एक चर में रैखिक समीकरण युग्म आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। और एक चर में मतलब यह है कि ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक चर में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जिसमें आपको 9th में बताया गया था एक चर में, जैसे कि लिख सकते हैं आप ax धन b बराबर क्या 0। ये एक चर में है। देखिए इसमें चर ax है। ये इसी समीकरण को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2x धन 7 बराबर 0। इसमें एक ही चर है x। ये x की जगह ये चर और अचर क्या होता है। चर संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जो परिवर्तित होती है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे x y z। और अचर क्या होती हैं, तो अचर संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो परिवर्तित नहीं होती हैं, जिनको हम कहते हैं अपरिवर्तित। जो अपरिवर्तित होती है उन्हें अचर संख्या कहेंगे और जो परिवर्तित होती है उन्हें चर संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये एक चर में हो गया। और दो चर में रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, तो परिभाषा आप दे सकते हैं कि ऐसा समीकरण जो ax धन by धन c बराबर 0 के रूप का हो उसे दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर में क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें दो चर क्या क्या है, उसमें देखिए x एक ही था, तो एक चर होने के कारण देखिए इसमें सिर्फ x था, एक ही है। जबकि इसमें देखिए तो दो चर कौन कौन है, तो x और क्या है, y है। और a b c क्या है, तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। लिख दे रहे हैं जहां a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। तथा a is not equal 0, b is not equal 0। मतलब यह है, ध्यान दीजिए, यहाँ एक बार और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा समीकरण जो ax धन by धन c बराबर 0 के रूप का हो उसे दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर क्या क्या हैं, x और y हैं। ये x और y की जगह y और z भी हो सकता है। ठीक है, u और v भी हो सकता है। तो इसमें आपको समझने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। x और y की जगह u भी हो सकता है, y और z भी हो सकता है, लेकिन रूप यही होना चाहिए। अगर इस रूप में अगर समीकरण कोई दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर है। और तथा a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपके इस प्रश्न दिमाग में ये हो रहा है कि क्यों a का मान 0 नहीं हो रहा है, b का मान 0 नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं पुनः बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर a का मान 0 हो गया तो आप a का मान यहाँ 0 रखेंगे और 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो जब ये 0 हो गया तो क्या मिला, b by धन c, अर्थात तब एक ही चर में बचेगा, इसलिए तब एक चर में हो जाएगा यहाँ। अगर हम b का मान ही 0 ले लेते हैं तो b की जगह 0 गुणे 0 y लिखोगे, ये 0 हो जाएगा तो ax धन c बराबर 0 बचेगा। तो वह दो चर में न होकर क्या हो जाएगा, एक चर में हो जाएगा। इस तरह से इसका ये परिभाषा हम दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहने मतलब यह है कि अगर हम बात करें, या आप गए होंगे किसी मेले में गए होंगे, मेले में जाते हैं तो आपका इच्छा करता है कि भाई किसी झूला पर झूल लें, जो गोल राउंड वाला झूला होता है, या जो
इस तरह से जो बड़ा वाला झूला होता है उस पर आप झूलने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी आप मेले में जाते हैं तो एक रिंग वाला जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, छल्ला लेते हैं और छल्ले को फेंकते हैं, और आपका प्रयास ये रहता है कि अगर छल्ला जो है जो नोट बांध के रखा गया रहता है या जो भी काठ का बना होता है, जब उसमें छल्ला पूरी तरह से फंस जाता है तो आपको उसमें का जो भी सामान रहता है आपको दे दिया जाता है। ये आपका प्रयास रहता है। तो उसी चीज़ को अगर मान लीजिए हमको दो चर में रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं आसानी से। या मान लीजिए कहीं आप जाते हैं, मार्केट जाते हैं और 1 किलो सेव लेते हैं, 1 किलो संतरा लेते हैं और दोनों का दाम देते हैं 500 देते हैं, तो आपने कितना संतरा लिया कितना सेव लिया आपको क्लियर नहीं है, तो उसमें आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप के समीकरणों को हमको देखना है। जैसे आइए एक प्रश्न एग्जाम्पल हम उठाते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सवाल, ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों के सवाल लगते हैं। आइए प्रश्नावली हम देख लेते हैं जिससे आपको दूर हो जाए, वो संकट ही दूर हो जाए। तो देखिए हम प्रश्नावली की बात करते हैं और प्रेम से इसको समझिएगा। प्रश्नावली 3.1 बड़ा मन से इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिएगा, ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल हम उठाते हैं। प्रश्न ये दिया है, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आपके पास किताब होगा, किताब से देख लीजिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कोई पिता है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से अगर वर्तमान से 3 वर्ष बाद की बात अगर करें तो केवल तुम्हारे यानी तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा अब से 3 साल बाद। तो कहने मतलब ये है कि मान लेते हैं आफ्ताब और उसकी पुत्री के माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र 22 वर्ष है। देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मतलब एक आफ्ताब नाम के पिता हैं जिनका वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष, और उनकी जो पुत्री है यानी उनकी जो लड़की है उसकी वर्तमान उम्र कितनी है, y वर्ष है। अब ये जैसे कहने मतलब यह है कि अगर हम ये जो आप दो चर में रैखिक समीकरण लिख रहे हैं ax धन b y धन c, तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में कोई भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2x धन 3y धन 7 बराबर 0। इसको हम कहेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। कोई भी अंक इधर उधर आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 5y धन 7x धन 8 बराबर 0। ये भी क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण। ये y ये x में है, ये x y में है, लेकिन देखिए यानी x का गुणांक y का गुणांक देखिए 0 है, नहीं है, x और y का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि इसके जैसा उसको आप लिख सकते हैं। अब आते हैं, हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमने मान लिया कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, चूंकि ये दो चर में हमको पढ़ना है, तो आफ्ताब और उसकी पुत्री हैं, दो इसमें व्यक्ति हैं। तो आफ्ताब की वर्तमान उम्र हमने x वर्ष मान लिया और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र कितना मान लिया, y वर्ष। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 7 वर्ष पहले, चलो 7 साल पहले चलो, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब अगर हम 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो लिखेंगे आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र बराबर। अब आपसे मान लीजिए आप बात करें, आज की उम्र इस समय अगर 13 साल है या 14 साल है तो 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो स्वाभाविक है 14 में से 7 आप घटा देंगे, 7 वर्ष रही होगी। या आपकी उम्र इस समय अगर वर्तमान में 20 साल है तो 7 वर्ष कितनी रही होगी, तो स्वाभाविक है 20 में से 7 घटाओगे कितनी रही होगी, 13 साल। ऐसे आइए यहाँ देखते हैं, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब इस समय वर्तमान में
यानी x वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पहले कितनी उम्र होगी, तो जितना उम्र है उसमें से 7 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा x माइनस 7 वर्ष। क्लियर। आइए इसी प्रकार आइए अवतार तथा उसकी पुत्री की उम्र तथा उसकी पुत्री की उम्र। स्वाभाविक है वर्तमान में इस समय वो, जैसे अगर हम बात करें कि आफ्ताब साहब वर्तमान में 50 साल के हों, आफ्ताब साहब वर्तमान में कितने साल के हों, 50 साल के हों, तो 7 वर्ष पहले को साल के रहे होंगे, स्वाभाविक है साथ घटा देंगे 43 साल के रहे होंगे। तो ऐसे ही x मतलब ये समझिए 50 है, तो x में से हमने 7 घटा दिया। अब वर्तमान में मान लीजिए उसकी पुत्री जो है अगर 30 साल की है तो 7 वर्ष पहले कितना उम्र रहा होगा, तो 30 में से 7 घटा देंगे तो 23, मतलब यहाँ 30 की जगह क्या है, y है ना, तो y में से 7 घटा देंगे, हो जाएगा y माइनस 7। ये कहानी हो गई 7 वर्ष पहले। अब इसमें लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या थी। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त ये थी कि जो आफ्ताब की उम्र है वो अपनी पुत्री की आयु के साथ गुनी था। तो लिखेंगे आफ्ताब की उम्र बराबर 7 गुणे पुत्री की उम्र। आफ्ताब की उम्र बराबर 7 गुणे पुत्री की। आफ्ताब की उम्र बताइए 7 वर्ष पहले कितनी थी, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितनी थी, तो x माइनस 7 थी, और 7 गुणे अब पुत्री की उम्र कितनी थी, 7 वर्ष पहले कितनी थी, तो y माइनस 7 हो जाएगा। अब इसको आप गुणा करना चाहें तो x माइनस 7 और 7y माइनस 49 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर पक्षांतर करना चाहें यहाँ से तो आप लिख सकते हैं इसको, अगर 7y अगर इधर भेज देते हैं तो x माइनस 7y, और देखिएगा माइनस 49 है, आइए माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो माइनस 49 और प्लस क्या होगा 7, तो इस तरह से x माइनस 7y और 49 में से 7 घटा देंगे माइनस 42, ठीक है। ये देखिए 2 चर में रैखिक समीकरण बन गया। इसमें 2 चर क्या क्या है, x और y है, बाकी जो c का मान होता है वो उधर भी हो सकता है इधर भी। अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो इस रूप का हो जाएगा, उधर पक्षांतर करेंगे तो इस रूप का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप व्यवस्थित कर सकते हैं, 7y को उधर पक्षांतर करिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 7y है, इधर जाएगा क्या होगा प्लस 7y अब माइनस क्या हो गया 42। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो इसको कह रहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम बीजगणितीय रूप में हमने लिख दिया पहला संबंध ये था कि आफ्ताब की जो 7 वर्ष पहले जो उम्र थी, आफ्ताब की उम्र जो 7 वर्ष पहले जो उम्र थी वह उसकी पुत्री की उम्र की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की वर्तमान उम्र में से 7 साल घटा दीजिए, पुत्री की वर्तमान उम्र में से 7 साल घटा दीजिए, आप गुणे 7 गुनी था ना, इसकी उम्र का 7 गुना था, इसलिए 7 का इसको गुणा कर देंगे और 7 का गुणा कर 7y माइनस 50 हो गया। इसको हमने व्यवस्थित कर दिया। दूसरी शर्त क्या है, कहना कि अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद चलिए, तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद में क्या होगा, अगर वर्तमान उम्र में क्या करो 3 साल जोड़ दो, जैसे अगर आफ्ताब 50 साल के हैं तो 3 साल जोड़ देंगे कितना होगा 53 हो जाएगा। अगर उसकी पुत्री 30 साल की है तो 3 साल जोड़ देंगे कितना होगा 33। तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान में साहब कितने साल के हैं, x साल के, कितना साल बाद जोड़ना है तो 3 वर्ष, तो यह धन 3 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए आफ्ताब की उम्र बढ़ रही है तो उसकी पुत्री वहीं रहेगी, उसकी पुत्री की भी तो उम्र बढ़ेगी। तो आइए उसकी पुत्री की उम्र निकाल लेते हैं। तो पुत्री की उम्र निकालिए, पुत्री की उम्र कौन साल बाद, 3 साल बाद। वर्तमान में कौन साल की है, y साल की, तो y में 3 साल जोड़ दीजिए तो y धन 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गए। अब शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त यह है
कि 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का 3 गुना रह जाएगा। 3 वर्ष बाद तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र बराबर 3 गुणे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र। अब ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितनी है? 3 वर्ष के बाद आफ्ताब की उम्र कितनी आई है? x + 3, यहाँ लिखेंगे x + 3। क्लियर? यहाँ 3 गुणे लिखेंगे, गुणे कोष्टक में। और 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र कितनी है? 3 वर्ष के बाद पुत्री की उम्र कितनी है? y + 3, यहाँ हो जाएगा y + 3। अब आप देख सकते हैं तो x + 3 बराबर 3y 3 एकम 3। अब यहाँ से आप पक्षांतर करना चाहें तो ये 3 को पक्षांतर कर दीजिए। नहीं सॉरी, 3 तरीका ये 9 हो जाएगा, ये देखिए 9 हो जाएगा, 3 तरीका 9। इस 3 को पक्षांतर करिए तो आपका मान हो जाएगा x बराबर 3y और धन 9 है ना, तो धन 3 इधर जाएगा तो क्या होगा? -3। यहाँ हम देख सकते हैं इस तरह से देखें तो x बराबर आ जाएगा 3y प्लस 9 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 6। ये हम बना दिए समीकरण नंबर। ठीक है, तो एक बार और इस पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद केवल अब आपको ग्राफ बनाना है। तो आइए एक बार और समझते हैं। पहले मतलब यह है आफ्ताब थे और आफ्ताब की पुत्री थी, तो हमने वर्तमान की बात कर रहे हैं। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से आफ्ताब और इस समय वर्तमान उम्र जो आपका होता है, जो इस समय चल रहा है वही आपका वर्तमान उम्र। अगर मान लीजिए आपका उम्र इस समय वर्तमान में आप 15 साल के हैं, अगर आज के डेट में आप 15 साल के हैं तो वही आपकी वर्तमान उम्र हो गई। ठीक है, तो आइए माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है? y वर्ष है। क्लियर? अब कहते हैं ये 7 वर्ष पहले चलो। वर्तमान में ये मान लीजिए x और y है, आप 7 वर्ष पहले चलेंगे तो 7 वर्ष पूर्व यानी जितना उम्र है उसमें 7 साल घटा देंगे, तो आफ्ताब की उम्र बराबर x - 7 वर्ष तथा उसकी पुत्री की उम्र बराबर y - 7 वर्ष। क्लियर? अब पहला शर्त ये था, कह रहे हैं कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो उम्र थी वह पुत्री की उम्र की कितनी गुनी थी? 7 गुनी। लेकिन कब की कहानी है? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र यह कितना रोल है? x - 7 और 7 गुणे, और उसकी पुत्री की उम्र कितनी थी? y - 7। और यहाँ देखिए x - 7 7 को क्या करेंगे? 7y - 7 49। अब कहानी कुछ यहाँ से देखिए 75 में किया, 7 को उधर भेज दिया है और धन 7y इधर भेज कर दिया, तो x - 7y बराबर -49 और -7 उधर गया है तो क्या होगा? 49 में से 7 घटाएंगे -42, तो ये 75 करेंगे 7y - 42। समीकरण नंबर 1। अब कहानी यू टर्न ली। ये तो कहानी थी 7 साल पहले की। अब आप कह रहे हैं कि 3 वर्ष बस इंतजार करो, 3 वर्ष के बाद जो मेरी उम्र है वह तुम्हारी उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो कहानी यू टर्न ली और अब आफ्ताब की जो उम्र होगी वो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? वर्तमान में x है ना, तो 3 साल बाद तो क्या हो जाएगा? x 3। अगर कहता 10 साल बाद तो x 10 हो जाता। ठीक है, तो x 3। अब पुत्री की उम्र भी तो बढ़ेगी, तो इसलिए y 3। अब द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त यह कह रहे हैं साहब, आफ्ताब कह रहे हैं कि बेटी मैं तुम्हारी उम्र का 3 साल के बाद मैं तुम्हारी जितनी उम्र होगी उसका मैं कितना गुना हो जाऊंगा? 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितनी थी? x 3 थी और 3 गुणे, और 3 वर्ष के बाद पुत्री की उम्र कितनी थी? तो y + 3 थी। अब यहाँ x 3 हो गया, वह 3 का गुणा करेंगे 3y 3 का 9। और यहाँ x बराबर ये 3y था उधर, धन 9 था, धन 3 उधर जाएगा क्या होगा? -3। अब 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो गया? 6। ये आपका जो है ये गणितीय समीकरण हमने बना दिया। अब इसमें आपको करना क्या है? बीजगणितीय समीकरण हो गया, अब ग्राफीय रूप में इसका निरूपण करना है। तो ग्राफीय रूप में निरूपण करने के लिए देखिए एक समीकरण यहाँ बना है, वो एक समीकरण वहाँ बना है। तो एक तरीका यह होता है कि जैसे आपको 9 में बताया गया था पक्ष वाला कि x के मान रखिए, फिर y के मान निकले, फिर y के मान रखिए, फिर x के मान निकले। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम समीकरण 1 को टच करते हैं, एक मान निकाल देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 से क्या देख सकते हैं
कि संगणित दिया है कि x बराबर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, x बराबर 7y माइनस 42। देखिएगा x बराबर 7y माइनस 42। अब आप या तो बॉक्स बना लीजिए और x का और y के मान निकालते जाइए। और सबसे अच्छा तरीका को हम बता रहे हैं कि आप y के मान रखते जाइए, x के मान निकालते जाइए। इससे क्या होगा, आसानी रहेगी। और देखो ऐसा प्रयास करो कि ऐसे मान यहाँ रखो जिससे तुमको घटाने पर कोई वास्तविक संख्या मिल जाए। वो दशमलव में आता है तो थोड़ा सा ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है। तो अगर मान लो हम 1 लेते हैं, सपोज अगर y का मान अगर हम 1 लेते हैं तो 7 1 कम 7 हो गया, तो 42 में 7 घटाना पड़ेगा, फिर माइनस में आएगा। इससे बढ़िया कुछ और मान लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं। अगर मान लीजिए 5 लेते हैं, 5 7 35 तभी माइनस में आ जाएगा। माइनस में भी आ सकता है, तो 5 6 7 आप ले सकते हैं। 5 6 7 ले लेते हैं, क्योंकि छोटा मान लोगे तो माइनस ज़्यादा लंबा मान आएगा। तो ऐसा प्रयास करिए कि इसको घटाने पर कोई इर्द गिर्द छोटा मान आए, जिससे आपको आलेख बनाने में आसानी हो। तो हम y का मान क्या लेते हैं, y बराबर क्या लेने पर 5 6 7 डाट रखने पर, इसके आगे जितना चाहे रख सकते हैं। लेकिन प्रयास करिएगा आलेख जब भी बनाइएगा कम से कम कितने मान, 2 मान, और अधिक से अधिक 3 मान कर देगा। ठीक है, आइए हम कहानी ऐसे स्टार्ट करते हैं। जब y बराबर 5, तब देखिएगा जब y का मान 5 है तब x का मान निकालना है। तो x बराबर 3 गुणे, देखिएगा 3 गुणे y था ना, तो y की क्या रखोगे 5 और धन 6, तो 5 6 के 30 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 36। अर्थात तो y का मान नहीं, ये देखिए ये, अरे इसमें दूसरे में तो रख दिया, इसमें रखना है ना, सॉरी इसमें देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 7 गुणे y का क्या हो जाएगा 5 और माइनस 42। आप देख सकते हैं 7 × 5 = 35 और 42 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा -7। ठीक है, इसी प्रकार आप रखते हैं, आपको इसी में रखना है ना, इसी संकड़ में रखना, ये याद रखिएगा। हम ऊपर वाले रख दिए इसीलिए गड़बड़ हो गया। अब आइए x का मान, y का मान क्या रखोगे, जब y का मान आप क्या रखो 6, तब x का मान x बराबर 7 गुणे y के 6 हो जाएगा -42। आप देख सकते हैं 7 6 के 42, 42 में से 42 है 0। आइए या तो 2 ही मान कहिए तो रहने देते हैं, या 3 4 मान निकाल सकते हैं। 2 मान भी एकदम कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 तक रहने दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अतः निर्देशांक कैसे लिखते हो, मान लेते हैं a, इसका निशान कैसे लिखोगे, आप हमेशा बताया गया है x का मान आपको पहले x का मान रखना होता है, फिर किसका y का मान। तो बताइए x का मान इसमें क्या आया है -7। अब क्या लिए थे y का मान 5। ठीक है, इस तरह से। और फिर मान बताइएगा b का मान, b एक मान लेते हैं बिंदु, इसमें x का मान कितना है 0, क्या लिए थे 6 लिए थे। ऐसे अगर मान लीजिए अगर हम 7 लेते, 7 ले, जैसे मान लीजिए हमने 5 रखा, 6 रखा, अब क्या रखो 7 रखो, तो क्या होता है 7 49 में से 42 हटा देते 3 मान निकल जाता। तो कहिए तो बहुत निकाल दे रहे हैं, अगर आपको असुविधा लग रहा हो तो बहुत निकाल सकते हैं। y बराबर 7, तब x का मान क्या रखोगे 7 गुणे और y का मान 7 -42। 7 7 49, 49 में से 42 घटा दीजिए, 42 7 49 यानी 7। इस तरह से c का निर्देशांक निकल जाएगा, कितना हो गया 7, ठीक है। इस तरह से हमने 3 बिंदु यहाँ ड्रा कर दिया। अब यही कहानी फिर अब किस समीकरण के साथ हो गई, ये तो अभी पहले समीकरण के साथ हो गया, यही कहानी दूसरे समीकरण के साथ। ऐसे ही मान इसमें रखना है। अगर हम y का मान 1 रखें, यहाँ y का मान 1 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मान होगा। अगर 0 रखते हैं तो 3 का 0 गुणा करेंगे 0 आता 6 बचेगा। 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3 और 6 मिलकर 9 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 3 6 6 6 मिलकर 12 हो जाएगा। तो 3 मान यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं और उसका तब जो है आलेख इसका खींचेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन एकदम मन मस्तिष्क में इसको बैठा लीजिए। वीडियो को 1 2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं आसानी से। ओके, समीकरण 2 की तरफ बढ़ते हैं और समीकरण 2 से समझने का प्रयास करते हैं। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 जो लिखा गया है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं कि x बराबर है 3y धन 6 है। इसमें क्या करिए कि ऐसा मान रखिए जिससे छोटा मान हो जाए, निकालने में इसको आसानी आ जाए।
तो लिखेंगे y का मान क्या रखा जाए, y का मान 1 रख सकते हो, 2 रखो, 3 रख सकते हो, या माइनस में रख सकते हैं, एक रखें, 1 रखो, फिर क्या कीजिए -1 रख सकते हो, फिर 2 रखो, ठीक है, एंड सो ऑन रखने पर आप देखिए स्वतंत्र है, कोई भी मान आप इससे रख के चेक कर सकते हैं। आपके ऊपर सामर्थ्य, आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसका आलेख बना दें, ठीक है। तो पहले मतलब अगर धन 1 लेते हैं तो 3 एकम 3 और 6 मिल जाएगा तो 9 हो जाएगा, -1 लेने से -3 हो जाएगा, और 6 में 3 घटाएंगे 3 छोटा मान आ जाएगा। तो छोटा मान आता है तो आलेख बनाना थोड़ा सा और आसान रहता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो लिखेंगे जब y बराबर कितना, y का मान 1, तब x बराबर कितना, देखिए x बराबर 3 गुणे y की जगह कहाँ रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, 6, 3 एकम 3 और 6 मिल के 9। फिर जब y का मान कितना रखोगे, -1, तब x का मान लिखिएगा, x का मान, अब जैसे y का मान 1 था इसमें 1 रखे हो, अब y की जगह -1 रखो, तो 3 गुणे -1 धन 6, 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, 6 में 3 घटाएंगे कितना होगा 3। जब एक मान और रखते हैं, जब y का मान 2, तब x का मान देख सकते हैं, अभी आपने 1 रखा तो ये आया, -1 रखा तो ये आया, अब 2 रखेंगे, इसी 2 रखो तो 3 गुणे 2 धन 6, 3 दूनी 6 और 6 कितना हो गया 12। तो इस तरह से देखिए उसमें आपने 3 बिंदु पाया था, A B C लिया था, इसमें क्या करिए C D E कर दीजिए, A B C तक था ना D, अब D का निशान क्या होगा, क्या था x का मान 9 और कितना y का मान 9, 1। इसी तरह से C D E ले लीजिए, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है -1। अरे कहीं भी निशान लिखते हैं तो x का मान y करके लिखते हैं ना, पहले x का मान लिखेंगे, फिर y का मान लिखेंगे, फिर x का मान लिखेंगे, फिर y का मान लिखेंगे, फिर आइए फिर अब f की तरफ बढ़ते हैं। x का मान क्या है 12 गामा और y का मान कितना है 2। इस तरह से आपने ये 6 बिंदु प्राप्त कर लिया। संकट 1 से भी 3 बिंदु आपने बनाया और संकट 2 से भी आपने 3 बिंदु प्राप्त किया। अब इसका आलेख कैसे खींचोगे, अब लास्ट स्टेप में आपको चलना है। तो सबसे पहले देखिए आप एक्सिस 9 से ही बनाना जान गए हैं, x o x डैश और क्या लिखते थे y o y डैश, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, मान देख लीजिए क्या क्या है, कहाँ तक है 12 तक है इसमें, तो 12 तक इसमें खींच लेते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। ऐसे चलते हैं -1 में इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर चलेंगे क्या होगा, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 9, ऐसे ऐसे इधर आएंगे क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं, ये आप जानते हैं। पहले ये एक अनुसार आप देखेंगे क्या होगा -7 का मान 5, यानी x का मान माइनस में 7 में, तो x का मान किधर ऋण होता है, इधर होता है। तो यहाँ आगे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इसको, यानी x डैश का मान ये -6 और -7, ठीक है, -7। तो -7 का मान 5, यानी x अक्ष पर 7 था ना, और y पर कितना है 5, तो 5 इधर। तो ये यहाँ से 2 मित्र हैं समझिए, एक यहाँ से यहाँ आ गया और एक यहाँ से यहाँ गया। उसके बाद ये कहा कि चलो तुम अपने सीध में, इसको भी कहा गया तुम अपने सीध में चलो। तो ये इधर से आया, ये इधर से आया, तो कहीं इनकी मुलाकात नहीं होगी। और इसी बिंदु का निशान है -7 का मान क्या 5, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 0 का मान 6, तो यानी ये देखिए x का मान 0 है, तो x का मान 0 कब होता है y अक्ष पर, और y का मान कितना है 6, तो 6 का मतलब y का मान धन में मान दिया है, ये आपका हो गया।
तो ये आपका हो गया बी और इसका निशान हो गया 0,6। और अगला दिया 7,7। 7,7 मतलब x अक्ष पर धन दिशा में 7 खाना। अब आइए देखिए दोनों मान धन धन है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में इधर भी 7 खाना और इधर भी 7 खाना। देख मित्र आपका यहाँ है और आप यहाँ हैं, तो ये इधर से चलेंगे, ये इधर से चलेंगे, कहीं इनकी मुलाकात जो है यही होगी। और इसका निशान लिखेंगे C7,7 और इसको करना क्या है, इन दोनों को मिला के क्या करना है, आपको लिख देना है। देखिएगा ये इस तरह से आप लिख देंगे, ये आपने दर्शा दिया। अब आगे बढ़ते हैं डी, ई और एफ। इनको इन तीनों बिंदुओं, इसका मतलब ये तीनों बिंदु, जैसे ये तीनों बिंदु इस रेखा पर स्थित थे, ऐसे ही ये तीनों बिंदु जो है जो नया रेखा मिलेगा उस पर स्थित होंगे। देखिए 9,1 बता रहा है किस चतुर्थांश में है, पहले में। तो x अक्ष पर 9 खाना इधर, और y का मान 1 इधर से ये चला, इधर से ये चला, यानी यही कहीं की मुलाकात होगी। और ये हो गया D और 9,1, ठीक है। अब देखिए 3,-1, 3,-1 मतलब x अक्ष पर को खाना, धन दिशा में 3 खाना, अब y अक्ष पर को खाना, नीचे 1 खाना। तो यानी इधर से ये चला और इधर ये आया, तो यानी कुल मिला के यहाँ इनकी टक्कर होगी NDE। 3,-1 और अगला मान लीजिएगा 12,2, यानी किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम में आएगा। तो 12 इधर चलेंगे, 12 इधर और 2 ऊपर, तो 12 x अक्ष पर देखिएगा 12 खाना, तो 12 खाना यहाँ से लेके 12 खाना इधर, अब y अक्ष पर 2 खाना, तो 2 खाना ऊपर, तो ये इधर से चले, ये इधर से चले, यहीं कहीं की मुलाकात होगी। और इस तरह से मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, ये आपका 2, यानी यहाँ ले लेते हैं DEF, और F का निशान हो जाएगा 12,2। अब आप देख सकते हैं इनको करना क्या है, इनसे मिलाती हुई रेखा खींचना है। तो आपको इनसे तीनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तो देखिए मैं खींचने चल रहा हूँ, देखिएगा ये तीनों बिंदु, ये देखिए ऐसे आप खींच लेंगे, ठीक है। तो प्रयास करिए, इसके बाद के जो सवाल होंगे उसमें आप दुइया मान निकालिएगा, 2 मान रहेगा, आसानी से आप निकाल लीजिएगा। और प्रयास करिएगा छोटा मान निकालने के लिए। तो ये जो समीकरण था वो किसका था, ये पहले वाले का था, जो पहला वाला हम जो समीकरण लिए थे। और ये जो समीकरण था किसका था, दूसरे वाले का। तो पहला वाला समीकरण और ये दूसरा वाला, आप चाहें तो इस समीकरण को किनारे आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बाद हमने 3, ये चूँकि 3 मान इसमें ले लिया था, अभी नेक्स्ट सवालों में मैं 2 मान ही लेकर चलूँगा और आसानी से आपको मैंने समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 9th में तमाम सवालों को किए भी हैं और ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें और 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ज्यामितीय रूप का मतलब वही जो आलेख आप बताया गया है, अभी इसके जस्ट पहले ऐसे ही बनाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बल्ला 2 रुपये में खरीदा गया है। 3 बल्ला और 6 गेंद मिलाकर 3900 रुपये उसने दे दिया है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि एक बल्ले का नाम कितना था और एक गेंद का नाम कितना था। हम मान लेते हैं कि माना बल्ले का दाम क्या है, x मान लीजिए, क्योंकि 2 चर का हमको पढ़ना है, तो लिखेंगे माना बल्ले का दाम, माना एक लिख दे रहे हैं, एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक है। माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। लिखेंगे फर्स्ट
शर्तानुसार पहली शर्त यह है कि कोच साहब को कितना बल्ला लिए हैं? 3 बल्ला। 3 बल्ले प्लस कितना गेंद? 6 गेंदे। 6 गेंद का मूल्य कितना दिए हैं? कितना मूल्य दिए हैं? तो 3900 रुपया। समझिएगा, यानी कोच साहब क्या किए हैं, जो कोच थे वह 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे हैं, और खरीदे हैं तो इनका मूल्य कितना दिए हैं? 3900। अब चूंकि एक बल्ले का दाम 100 रुपया है, तो कौ बल्ला है? 3 बल्ला है। तो जैसे आप जानते हैं कि एक बल्ले का दाम 100 है, तो 3 बल्ले का यानी 100 से गुणा कर देते हैं तो 300। तो ऐसे बताइए, अगर एक बल्ले का दाम 100 रुपया है तो 3 बल्ले का दाम 3x हो जाएगा। जैसे 100 रहता तो 3 गुणे 100 है तो 300 हो जाता। 200 रहता, x का मान 200 रहता तो 200 रहता तो 600 हो जाता। तो ऐसे x है, अगर एक बल्ले का दाम 100 रुपया है तो 3 बल्ले का दाम कितना होगा? तो 3x। और एक गेंद का दाम y रुपया है तो 6 गेंद का दाम 6y बराबर कितना हो गया? 3900। आप देख सकते हैं इसमें से 3 कॉमन हम ले सकते हैं। x धन 2y होगा, क्योंकि 3 से भाग कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3900। और 3 से आप काट सकते हैं, तो x प्लस 2y बराबर कितना? आप देख सकते हैं 1300। 1300 हो गया। या आप इसको 75 भी कर सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हो 1300 माइनस 2y। इसको आप लिख सकते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। ये हमने समीकरण नंबर 1 का। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त, सेकेंड शर्तानुसार। ये कहानी कोच साहब की है। कब की? जब पहली बार उन्होंने दुकान से खरीदा। फिर ये कोच साहब क्या कर रहे हैं, फिर कुछ समय के बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ला लिया और उसी प्रकार की 2 गेंदे, 3 गेंदे लिया। कितना में? 1300 में। तो द्वितीय शर्त ये हो जाएगा कि एक बल्ला यानी कि एक बल्ले प्लस एक बल्ला लिख देते हैं। एक बल्ला प्लस 2 गेंद है, 3 गेंदे। एक बल्ला प्लस 3 गेंदे, गेंदों का मूल्य कितना है? तो 1300 रुपया है। तो देखिए 1300 रुपया। ठीक है। अब आप बताइए, एक बल्ला कितना मिल रहा है? एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया था। तो यहाँ 2 गेंद है, एक गेंद y रुपया में, तो 3 गेंद 3y में। तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर कितना हो गया? 1300। और आप यहाँ से 75 करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ थोड़ा सा देखिए, कहीं 3 बल्ला 6 गेंद है, 3 बल्ला 6 गेंद तो ठीक तो है इसमें। फिर इसके आगे है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद है, 3 गेंदे। थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक नहीं है। 3 बल्ला 6 गेंद हो गया, और फिर आगे है 3 गेंदे, एक बल्ला और इसी प्रकार की 3 गेंदे। ठीक तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको भी 75 कर दीजिए। तो x बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 1300 माइनस क्या? 3y। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आपको 2 समीकरण हमने बना दिया। अब एक बार समीकरण 1 को टच करिएगा, एक बार समीकरण 2 को टच करिएगा, और यहाँ से हम निकालेंगे मान समीकरण 1 से। आप देख सकते हैं समीकरण 1 क्या था भाई? समीकरण 1 हम यहाँ बना के रखे हैं। तो x बराबर कितना था? 1300 माइनस 2y। अब बताइए, अपने तरफ से आपको मान रखना है, और ऐसा मान रखो कि सरल करने पर छोटा मान दिख जाए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम 100 लेते हैं तो 100 दूनी 200 हो जाएगा, तभी बड़ा मान आ रहा है। ऐसा करिए कि 400 लेते हैं तो 4 दूनी 8, फिर 500 में 5 दूनी 10, 2 मान ले लेते हैं। ठीक है। या ऐसा मान भी लिख सकते हैं कि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, फिर x का मान 0 तो फिर y का मान निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है, जो रखना चाहे रख सकते हैं। तो 2 मान मैं रख रहा हूँ, यहाँ 400 मैं रख रहा हूँ, और क्या 400 500 एंड सो। ठीक है। y के जब तब में जब y बराबर 400 तब
तो बताइएगा जब y का मनवा 400 तब x का मनवा कितना, तो 1300 माइनस 2 गुणे 400, आप जानते हैं 4 दूनी 800, तो 13 में से 800 घटाएंगे कितना बचेगा 500। ये आपका हो गया x का मान। जब फिर आप देख सकते हैं y का मान कितना 500, तब x का मान क्या, x का मान रखिए तो 1300 माइनस 2 गुणे, अब y का मान 500 रखो, 5 दूनी 10, और 13 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 300। इस तरह से दो मान हमने रख दिया। क्यों यहाँ एक नहीं रखे हैं, दो नहीं रखे हैं, तो आप बताइए कहीं बल्ला 1 रुपये का मिलेगा, या मान लीजिए 2 रुपया अगर रखा जाए तो 3 रुपया रखा जाए, तो ये सब संभव है। तो इसलिए आप ऐसा मान रखिए y का मान 400, 300, 200 लगभग यही बल्ला जो है मिनिमम रेट होता है, तो 400 रखेंगे, फिर 500 रखिए, फिर 600 भी रख सकते हैं। तो दो मान हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दो मान निकाले हैं। इस तरह से a का निर्देशांक आप बताइए कितना है, x का मान कितना था 500, y का मान कितना है 400, a का निर्देशांक निकल गया। इसी प्रकार b का निर्देशांक निकालना होगा, तो x का मान कितना है बोलिए 300 है, और y का मान कितना है 500, 300 का मान 500। ये दो मान हमने निकाल दिया। अब इसको टच करोगे समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 इसी प्रकार आपको चलना है। अब समीकरण 2 से चलिएगा, और समीकरण 2 क्या था बाबू, तो x बराबर क्या था 1300 माइनस 3y, 1300 माइनस 3y, इसको हमने समीकरण 2 रखा था। अब यहाँ भी y का मान आपको रखना है। y का मान क्या ले लें, तो y का मान अगर 5 लेते हैं, 4 दिया 12, 300 ले लेते हैं, y का मान 300 ले लो, क्या ले लो 400, ठीक। ऐसा रखो कि इसको गुणा करने के बाद घटाने पर कोई मान आ जाए, सिंपल मान आ जाए, जिसको आप आलेख उसका आप बना सकें आसानी से। तो लिखेंगे जब y बराबर क्या 300, जब y बराबर 300 तब x का मान निकालिए, x का मान किसी भरना है, x बराबर क्या होगा 1300 माइनस 3 गुणे y का मान 300, 3 3 का 900, 13 में से 900 घटाएंगे कितना आ जाएगा 400। इसी तरह से वो बोलो, फिर y का मान क्या रखोगे, y का मान 400, तब x का मान क्या होगा, तब x का मान आप निकाल सकते हैं 1300 माइनस 3 गुणे 400, 4 3 1200, 1300 में से 1200 घटाएंगे कितना जाएगा 100, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि x के मान पहला कितना निकला था 400, और y का मान कितना रखे थे 300। ये जो मान हो जाएगा ये c का निशान मान लेते हैं, और d का निशान क्या होगा, x का मान कितना है 100 है, y का मान कितना है 400, तो x का मान 100 का मान 400। यहाँ क्या करेंगे, इसको आप इसका आलेख बनाइएगा, a b से एक आलेख बनेगा और c और d से एक आलेख बनेगा। अब उसमें जो एक्सिस बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं एक्सिस की तरह हूँ, तो अब यहाँ 1 2 3 मत लिखिएगा, 1 2 3 लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। आप यहाँ क्या करेंगे, हमको देखना है 400 100 के आंकड़े दिए गए हैं, 400 300 100 400, इसमें देखिए 500 400। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ जो पहले 1 लिखते थे, अब यहाँ लिखेंगे 100, 2 की जगह क्या लिखेंगे 200, यहाँ क्या लिखोगे 300, यहाँ 400, ऐसे इसमें भी यही लिखिएगा 100 200 300 400 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और नीचे भी ऐसे लिखेंगे 100 का आंकड़ा बनाइएगा, और तब आपको इसको शो करना है। मान लीजिए पहला बिंदु अगर दर्शाना है तो 500 का 400, 500 का 400 दोनों धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो x अक्ष पर 500 खाना चलिएगा और y अक्ष पर 400, और यहाँ से एक चलिएगा और एक यहाँ चलिएगा, यहाँ एक बिंदु दर्शा दीजिएगा। ऐसे b का निशान लिखना होगा, तो x अक्ष पर 300 खाना और y पर 500 खाना, तो इधर से चलिएगा, इधर से चलिए, जहाँ आएगा वहाँ क्लियर कर दीजिएगा, वो b हो जाएगा। अब उसको जो a और b मिले उनको खींच कर आगे बढ़ा दीजिएगा, क्लियर। ऐसे फिर ये वाला c का दर्शाइएगा, c और d जो मिलेंगे, c और d जब ड्रा कर लीजिएगा तो उनको एक में खींच दीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है ये आलेख जो है कंप्लीट कर लेंगे।
और देखिए जो भी बताया गया है 9th से बहुत आप आलेख बनाए भी हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है और इसको आप सविस्तार जो करने का प्रयास करिए। एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं और इसका आलेख आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा और प्रयास करिए कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कोई भी वीडियो मैं अगर अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट आज का लेक्चर यहीं मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले दिन एक नए उत्साह के साथ एक नए चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, नया प्रश्नावली, यानी उसी में इसी चैप्टर में जो अगला जो भाग होगा उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके।